ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। तो आई थिंक आंसर आपने निकाल लिए होंगे। तैयार हो? फिर आंसर दिखाऊं? क्या लग रहा है वैसे आज आपको आपके दोनों आंसर सही होंगे? मतलब मुझे तो लग रहा है कि आपका जीएसटी का तो सही होगा, इनकम टैक्स का मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का सही होगा, कुछ का तो गलत है। मैंने देख लिया आंसर, एक बच्चे ने तो एनआर निकाला था, तो जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है वो तो पहले ही सुन ले वो नालायक है। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम भी लेके बोलता। ठीक है, बट हाँ सारे बच्चे आंसर आपने चेक करना, एक बार चेक करना मिस्टेक कहाँ पर हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ सर चेक करो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और बार बार गलतियाँ मत करो, क्योंकि अगर यहाँ गलतियाँ हो रही हैं तो एग्जाम के अंदर भी गलतियाँ होंगी। अभी भी टाइम है गलती सुधारने का। अभी तो मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, और अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे फिर नहीं मुझे पता प्रैक्टिस आप कब करोगे जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार आंसर चेक करते हैं फटाफट से। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर नंबर 1 ये रहा। एक बार चेक करो आंसर नंबर 1 में आईटीसी, पहले मैं बता रहा हूँ आंसर फिर बताऊंगा निकला कैसे है। आंसर जो निकल के आ रहा है, टोटल एलिजिबल आईटीसी जो है वो सीजीएसटी का 1 लाख रुपए है, एसजीएसटी का 1 लाख रुपए है, और नेट जो हमें पेमेंट करनी है कैश में वो पेमेंट करनी है 35,000 सीजीएसटी, 35,000 एसजीएसटी, और 15,30,000 रुपए का हमें आईजीएसटी पे करना है। ये आंसर निकल के आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चों का सही होगा, कम से कम जीएसटी का तो सही होगा। ठीक है जी, अब एक बार चेक करते हैं आंसर निकला कैसे है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहे हैं कि के लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी मशीन। इट्स आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है आपको, इंटर स्टेट सप्लाई 85 लाख रुपए की है, इंट्रा स्टेट सप्लाई 15 लाख रुपए की है। फिर वो कह रहे हैं सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, और आईजीएसटी जो है वो 18% है। फिर आगे वो कहना चाह रहे हैं इनवर्ट सप्लाई आपको दिया हुआ रॉ मटेरियल ए जो है उस पर जीएसटी आपने पे किया 60,000 रुपए का सीजीएसटी, 60,000 रुपए का एसजीएसटी। फिर मटेरियल बी जो है वो 50,000 का जीएसटी पे किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस 30,000 का जीएसटी पे किया। इंश्योरेंस चार्जेस पे फॉर ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 55 का अपने जीएसटी पे किया। फिर आगे उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, वो कह रहे कोई भी आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं है और आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर वो कहना चाह रहे हैं डिटेल ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई आर अवेलेबल इन जीएसटीआर टू बी एक्सेप्ट फॉर द आइटम ए। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं सभी की डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में शो कर रही है। याद करो आपको इवन मैंने फास्टैग बैच के अंदर भी कहा था कि जब कोई सप्लायर सप्लाई करेगा तो वो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करेगा, और जब वो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करेगा तो जीएसटीआर 1 अपलोड करते हैं अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले। और जब जीएसटीआर 1 अपलोड करते हैं तो सामने वाले पार्टी की जीएसटीआर 2B के अंदर वो शो हो जाती है 14 तारीख तक जी। अब सोच के बोला अगर वो 2B में शो हो गई फिर तो वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, अगर वो 2B में शो नहीं होगी तो फिर वो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जीएसटीआर 1 सब में अपलोड किया, जीएसटीआर 2B में डिटेल आ रही है, किसको छोड़ के? पॉइंट नंबर 1 को छोड़ के, मतलब मटेरियल ए जो है वो जीएसटीआर 1 में उसके इनवॉइस अपलोड नहीं किए। अब अगर उसके इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इसको तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसका तो मैं आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। रीजन क्योंकि जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड नहीं है, मेरे 2B में शो नहीं हो रहा। अगर मेरे 2B में शो नहीं हो रहा इसका मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सेक्शन 16 में कंडीशन लिखी हुई थी, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आगे वो कहना चाह रहे हैं जी अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी बता दो कितना है, और मिनिमम कितना कैश के अंदर पे करना पड़ेगा वो बता दो। लो जी अभी बता देती हैं जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मटेरियल बी जो है वो कहना चाह रहे हैं 90% मटेरियल जो है वो आपने फैक्ट्री में रिसीव की है, और बाकी जो है वो आपका रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब याद करो कंडीशन नंबर 2 में क्या लिखा होता कि अगर जितना सामान फैक्ट्री में रिसीव होगा उतने का आईटीसी क्लेम करोगे। तो क्या मैं सारे का आईटीसी क्लेम करूंगा 90 का तो 45,000 रुपए का ये आईटीसी क्लेम कर लूंगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस वाले केस में आपको मैंने कहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी नहीं मिलता प्लांट मशीनरी को छोड़ के। और फिर जो प्लांट मशीनरी की हमने डेफिनेशन की तो उसमें क्या था, उसमें क्लियरली बाहर निकाला था कि जो भी पाइपलाइन आपके आउटसाइड द फैक्ट्री होंगी उसको प्लांट मशीनरी में कवर नहीं करेंगे, मतलब उसका आईटीसी ब्लॉक है, उसका आईटीसी नहीं ले सकते, तो इसका आईटीसी मैं ले नहीं पाऊंगा। अगला फिर इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब सोच के बोलना क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज यस। याद करो जिस मोटर व्हीकल का आईटीसी ले सकते हो उसकी सर्विस का भी ले सकते हो। तो क्या ट्रक का आईटीसी ले सकता हूं? यस। तो अगर मैं ट्रक का आईटीसी ले पाऊंगा तो जो उसके लिए सर्विस ली होगी क्या उसका भी आईटीसी क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा, 100% यस क्लेम करूंगा। तो इसका भी मैं क्लेम कर लूंगा। तो भैया 50 और सॉरी 45
यहाँ 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा, 45 और 55 कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, 45 55 कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो आप चेक करो 1 लाख रुपए का मैं आईटीसी जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे आंसर अपना चेक करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का लॉक कर दूं? दोबारा बोल दूं, मटेरियल ए के इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, आईटीसी मेरे को मिलेगा नहीं। मटेरियल बी 90% रिसीव हुआ, जितना रिसीव हुआ उतने का आईटीसी मिलेगा। फिर अगला पाइपलाइन जो आउटसाइड दी फैक्ट्री है वो प्लांट मशीनरी में कवर नहीं होती, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस में कवर नहीं होती, तो 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है। अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है कि जो आपने इंश्योरेंस की सर्विस ली है वो उस व्हीकल के लिए जिस व्हीकल का आईटीसी मिलता है, तो जिस व्हीकल का आईटीसी मिलेगा उसके सर्विस का भी मिलेगा, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें आपने कंप्लीट की हैं, तो 1 लाख रुपए का मुझे आईटीसी मिल गया जी। अब चेक करो मेरी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है। वो कहना चाह रहे हैं भाई साहब 85 लाख रुपए की आपकी इंटरस्टेट है और 15 लाख रुपए की इंट्रास्टेट है। कमाल कर दिया जी। अब 85 लाख रुपए की अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो 85 लाख का अगर मैं 18% निकालूंगा तो 15,30,000 रुपए का आईजीएसटी निकल के आएगा। फिर 15 लाख रुपए का अगर मैं सीजीएसटी निकालूंगा तो भगवान झूठ ना बुलवाए 9% हो गया, 1,35,000 रुपए का सीजीएसटी हो गया, 1,35,000 रुपए का एसजीएसटी हो गया। अब 1,35,000 रुपए सीजीएसटी पे करना है, 1,35,000 रुपए एसजीएसटी पे करना है, 15,30,000 रुपए आईजीएसटी पे करना है, और मुझे गवर्नमेंट से 1-1 लाख रुपए लेने हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के। तो सिंपल सी बात है, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लूंगा, तो 35,000 रुपए ये मेरे को कैश में देना पड़ेगा और 15,30,000 रुपए आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। सो सिंपल सो इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट मैं दोबारा बोल दूं, कई बच्चे सामने बैठे हैं, ये बच्चा एक सामने बैठा है, ये बिना प्रेजेंटेशन के आंसर करके देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, नंबर है 0 आपका। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो बच्चे सिर्फ आंसर निकाल रहे हैं नंबर उनका 0 है, क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशन से करके नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। और फिर आप बाहर आके पता क्या बोलोगे, सर पेपर सारा आता था, हुआ 70 नंबर का। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ सर, ये बच्चों वाली हरकतें ना आपको बंद करनी पड़ेगी। आप प्रोफेशनल एग्जाम हो, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना? मेरी बातें समझ लिया करो, आपके भले की बात करता हूँ, आपके बुरे की बात मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कहना चाह रहे हैं मिस्टर मानिक ए पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और सिटीजन है यूएसए का, गोट मैरिड टू मिस अंजलि एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन यूएसए ऑन 24 जनवरी 2022। अच्छी बात है। फिर केम टू इंडिया 25 मार्च 22 को। ही लेफ्ट फॉर द कंट्री एक्स ऑन 10 जुलाई 2022। अब सोच के बोला, पहली बात तो वो कंट्री छोड़ के जा रहा है। अब अगर कंट्री छोड़ के वो जा रहा है 10 जुलाई 2022 को, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि इट मीन्स वो 10 जुलाई तक वो इंडिया में रहा। तो अगर वो 10 जुलाई तक इंडिया में रहा तो वो अप्रैल इंडिया में रहा, मई इंडिया में रहा, जून इंडिया में रहा और 10 जुलाई को वो इंडिया में रहा। तो अगर मैं काउंटिंग करूंगा टोटल 30 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 10, तो मतलब 101 दिन तो वो इंडिया में ये रहा, ठीक है। फिर वो चला गया। फिर ही रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 24 फरवरी 23 को विद हिज वाइफ टू स्पेंड सम टाइम विद हिज पेरेंट्स इन लॉ फॉर 30 डेज। अब 24 फरवरी को आया, 30 दिन के लिए आया, इट मीन्स वो 30 दिन और इंडिया में रहा। तो कितने दिन हो गए, 131 दिन हो गए। फिर वो कहना चाह रहे पिछले 4 साल में उसका टोटल स्टे जो है वो 400 दिन का है। अब एक बात मेरे को बताओ, उसने कहा फिर ही रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑफ हर वाइफ 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 इन द इंडिया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पे ना 22 लिख लो, यहाँ पे यहाँ आएगा 22 और यहाँ आएगा 23। हाँ अब सही है जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब देखो उसकी वाइफ के पेरेंट्स से गिफ्ट मिला 1,51,000 पे, एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो रिलेटिव है तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। उसकी वाइफ की बहन से गिफ्ट मिला, मतलब साली से गिफ्ट मिला, साली तो भाई रिलेटिव होगी तो वो तो नॉन टैक्सेबल ही होगा। उसके फिर कह रहे हैं फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ के क्लोज फ्रेंड से गिफ्ट मिला 16 लाख रुपए का। तो क्या ये गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, मतलब उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है। अब याद करो, अगर टोटल इनकम, हाँ जी गलती कर दी आपने भाई साहब, अरे क्या कहने लाग रहे, मैं बता रहा हूं गलती कर दी आपने। याद करो, आपको मैंने कहा था कि अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। या तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करे या 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करे। अब यहाँ पे 131 डेज है, पिछले 4 साल में 400 है, तो 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये बन गया रेजिडेंट। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनेगा वो डीम्ड RNOR माना जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा RNOR। और इसकी इनकम कितनी बनेगी, 16 लाख रुपए की इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो। कर दी गलती, मुझे कह रहा है मैं नहीं, इनकम टैक्स के क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट होता है, यही तभी तो ये सीरीज स्टार्ट हुई है,
तभी तो जो बच्चे नहीं कर रहे, अब सोचो उनको कितना नुकसान हो रहा है। अब सोच के बोला अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गए तो कम से कम आप तो खुश हो गए कि हाँ भाई हमने प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बोल दूं सर, इनकम 16 लाख रुपए की है तो मतलब वो स्पेशल केस में कवर है और इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में विजिट कर रहा है, इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो रेजिडेंट बन गया। और जो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनेगा तो मैंने पहले भी कहा था वो डीम्ड RNOR बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो एक बार आंसर देख लो यहाँ पे, आपको आंसर आपको लग रहा है, देखो 131 डेज पिछले 4 साल में 400 हैं तो वो रेजिडेंट बनेगा और वो क्या बनेगा, डीम्ड RNOR बनेगा और उसकी टोटल इनकम जो वो कितनी आएगी, 16 लाख रुपए इनकम। अब 16 लाख पे टैक्स निकाल दो जी। अब अगर 16 लाख पे टैक्स निकालूंगा, अगर मैं 115 BAC से निकालूंगा तो भाई साहब 15 लाख से ऊपर कितने हैं, 1 लाख रुपए, उसका 30%, फिर 15 लाख पे बनेगा 187,500 प्लस में 4% सेस, तो ये बनेगा 2,26,200 रुपये का टैक्स बनेगा 115 BAC से। और अगर 115 BAC नहीं लेता मैं तो 115 BAC नहीं लूंगा तो 16 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख से ऊपर कितने हैं, 6 लाख रुपए, उसका 30% प्लस में 1,12,500 प्लस में 4%। ओ भाई साहब यहाँ टैक्स बन रहा है 3,04,200, तो 3,04,200 माइनस में 2,26,200, तो आपकी, भगवान झूठ ना बुलवाए, बिल्कुल भी आपकी टैक्स की सेविंग जो हो रही है वो हो रही है 78,000 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है अगर आप 115 BAC लेके चलते हो। तो बेटर क्या कि आप 115 BAC वाला ऑप्शन ले लो, एक बार चेक करना। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 115 BAC बेनिफिशियल निकल के आ रहा है अगर आप 115 BAC लेते हो जी। देखो नॉर्मल स्कीम में 3,04,200 है, यहाँ 2,26,200 है, तो आपकी टैक्स सेविंग 78,000 की हो रही है 115 BAC में, तो बेस्ट क्या है 115 BAC आप ऑप्ट कर लो जी। अब बताओ मजा आया नहीं आया, पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलूंगा 3 बजे 2 क्वेश्चन और लेके, एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का, एक क्वेश्चन GST का, उसको आप प्रैक्टिस करना, उसके आंसर फिर रात को आएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे, हमारी 25 तारीख को मैराथन भी है, सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर देना, लाइव जरूर अटेंड करना, आपका भला करे भगवान, क्योंकि 25 तारीख को PGBP और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन भी क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, रिविजन भी कराऊंगा, होपफुली बेस्ट सेशन होना चाहिए आई थिंक। बाकी आपको देखते हैं नहीं कितना आप साथ देते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय जी।